हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल विथ रिधि। आज हम जानेंगे कि स्टेट क्या होती है। अब देखिए, आपको पता होगा कि हमारे पास कुछ फंडामेंटल राइट्स है, यानी कि हमारे कुछ मूल अधिकार है जो हमें संविधान देता है। और अगर उन फंडामेंटल राइट्स का कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है, मतलब अगर उन मूल अधिकारों के खिलाफ कोई जाता है, तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सीधे रिट पिटीशन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंदर एंड हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर। अब आप मुझे बताइए कि आखिर अगर मैं आपका इन्फ्रिंजमेंट करती हूँ फंडामेंटल राइट्स का, मतलब मैं ऐसा कुछ करती हूँ जिससे आपके फंडामेंटल राइट्स को कुछ नुकसान हो रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो क्या आप जा सकते हो रिट पिटीशन लेके? ऐसा कुछ हो सकता है कि अगर आपका कॉलेज आपके साथ ऐसा कुछ करे तो आपकी यूनिवर्सिटी के खिलाफ आप जा सकते हो? इसका आंसर है कि आप फंडामेंटल राइट का इन्फ्रिंजमेंट सिर्फ और सिर्फ स्टेट के खिलाफ ही रिट पिटीशन उसमें डाल सकते हो। मतलब अगर आपका स्टेट अगर आपके फंडामेंटल राइट को डेरोगेट करती है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लेके जा सकते हो। अब सवाल तो आता है, स्टेट कौन सी होगी? आप स्टेट से क्या समझते हैं, क्या होगी? क्या आपको लगता है कि आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्टेट होगा? क्या आप कोर्ट में काम कर रहे हैं तो क्या कोर्ट स्टेट होगा? क्या लोकल म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, क्या ये स्टेट होगी? आखिर स्टेट क्या होगी? तो इसी को लेके आज हमारा पूरा लेक्चर चलेगा। देखिए, ज्ञान है ना, कभी फालतू नहीं जाता, ज्ञान हमेशा काम आता है। तो आप जिस भी फील्ड से इस लेक्चर को पूरा सुनिएगा, आपको कुछ ना कुछ जरूर जानने को मिलेगा। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं हमारे वन ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 12 यानी कि आर्टिकल 12 से, जो कि बात करता है कि आखिर स्टेट होगी क्या। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान के पार्ट 3 में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। पर इसके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर स्टेट क्या होगी जिसके खिलाफ आप वो फंडामेंटल रिट पिटीशन डाल सकते हो। मतलब अगर वो स्टेट जो है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स आपसे आपके छीनती है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। तो आखिर वो स्टेट क्या है? तो इसकी डेफिनेशन बताई गई है आर्टिकल 12 में। तो देखिए आर्टिकल 12 क्या कहता है। आर्टिकल 12 कहता है कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होगी। इसके अंदर स्टेट इंक्लूड्स सबसे पहले गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, मतलब गवर्नमेंट या फिर जो पार्लियामेंट है इंडिया की, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव यूनियन का, वो हम मान लेंगे। एक तो वो हो गया, स्टेट में आता है। फिर यही स्टेट का मतलब गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, वो भी स्टेट में आ गया। लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इधर आपको दो शब्द समझने हैं। सबसे पहले अथॉरिटीज एंड लोकल अथॉरिटीज। अथॉरिटीज से आप क्या समझेंगे? तो वो अथॉरिटीज ऐसे, मतलब आर्टिकल 12 के कंटेक्स्ट में हमने वो बॉडीज को ले रखा है। अथॉरिटीज से मतलब जो बाय लॉज, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, ये सब पावर से उनके पास बनाने की कि ये इन्हें बना सकती है और उसे इन्फोर्स करवा सकती है। अब आता है लोकल अथॉरिटी। तो लोकल अथॉरिटी को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा जनरल क्लॉज एक्ट। जनरल क्लॉज एक्ट में काफी सारी डेफिनेशंस दे रखी हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 बात करता है कि आखिर लोकल अथॉरिटीज क्या होती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग लोकल अथॉरिटीज जैसे कि म्युनिसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट एंड माइनिंग सेटलमेंट बोर्ड्स, ये सब आते हैं लोकल अथॉरिटीज के अंदर। अब इधर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है ना, वो है 3rd एंड 4th जो हमने पढ़ा, अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड अदर अथॉरिटीज इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ हो गई है कहानी कैसी? अब इसकी शुरुआत होती है 21 के साथ। हमें ये जानना है कि आखिर अदर अथॉरिटीज जो है ना, इसमें क्या आएगा, आखिर अदर अथॉरिटीज के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं। अब इस बात को जानने के लिए काफी सारे केसेस हुए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से लगातार इसमें डिसीजंस दिए हैं। तो इम्पोर्टेंट केसेस का डिस्कशन आज हम इस लेक्चर में करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अदर अथॉरिटीज का, जो कि हमने 3rd उसमें देखा था कि ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब होगा। तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा केस, जो कि है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई। अब ये केस कहता है, इसमें क्या हुआ कि कोर्ट ने कहा कि हम अदर अथॉरिटीज से मतलब समझेंगे उन अथॉरिटीज का जो कि लाइक नेचर की हैं। अब इसके लिए उन्होंने एक वर्ड दिया है, जस्टिम जेनरिस।
इसका मतलब होता है कि लाइक नेचर, मतलब जो बॉडीज की अभी हमने बात करी थी जैसे स्टेट, लेजिस्लेचर, यूनियन, ये सब इसके अंडर जो आती हैं, पार्लियामेंट, ऐसे ही अगर लाइक नेचर की कोई बॉडी है तो हम उसे मानेंगे कि वो स्टेट अथॉरिटी है। मतलब वो हम उसे मान लेंगे कि उसमें स्टेट है, मतलब अदर अथॉरिटीज पे वो आती है। तो इसलिए इसमें से एक प्रिंसिपल आता है जस्टिस जनरस, जो कि इस केस में यूज हुआ था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सन्स तो हो ही नहीं सकते, मतलब स्टेट, नेचुरल या जुरिस्टिक कोई पर्सन नहीं हो सकते। जैसे कि यूनिवर्सिटी अगर उसे स्टेट मेंटेन नहीं कर रही है तो हम उसे स्टेट नहीं मानेंगे। ऐसा इस केस से कंक्लूजन निकला। अब यहां से तो सिर्फ शुरुआत हुई थी, बात बहुत आगे गई, पर हमें ये जानना जरूरी है कि ये एक रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन था। मतलब अगर हम ये कहें कि अदर अथॉरिटीज के अंदर क्या क्या आता है तो हम चीजों को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम चीजों को अंदर एक लिमिट में रख रहे हैं। पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खास बात है कि वो लिमिट में नहीं रखता, और जुडिशरी हमेशा ट्राई करती है कि आप उसको कितना लिबरल बना सकते हो, कितना खुला विचारों का बना सकते हो, कितनी चीजें उसके अंदर ला सकते हो। तो यहाँ आता है इससे थोड़ा लिबरल इंटरप्रिटेशन। अब वो हमने देखा उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में। इस केस में भाई कोर्ट ने क्या बोला कि हम इतना रेस्ट्रिक्टिव इंटरप्रिटेशन को नहीं मानेंगे कि लाइक नेचर का होगा तभी है, ऐसे तो यूनिवर्सिटी कोई और हो ही नहीं सकती अगर स्टेट के जो मेंटेन नहीं करता वो वाली यूनिवर्सिटीज ने बोला नहीं, इतना रेस्ट्रिक्टिव नहीं। तो इनने कहा कि जस्टिस जनरस जो है उसको हम नहीं मानेंगे इंटरप्रेट करने के लिए इस एक्सप्रेशन को। पर आखिर मानेंगे क्या? तो इसके लिए हम बढ़ते हैं थोड़ा और स्टेप आगे। अब हमने जाना कि आखिर हम इसे किस चीज को मानेंगे, तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राजस्थान वर्सेस मोहनलाल का केस। अब इसमें क्या होता है ना कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो एक्सप्रेशन है अदर अथॉरिटीज वो इतना वाइड है, मतलब एक्सप्रेशन अपने आप में इतना बड़ा है कि उसमें वो सारी अथॉरिटीज इंक्लूड हो सकती हैं जो किसी या तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है या फिर हमें किसी स्टेच्यूट से मिली है। स्टेच्यूट का मतलब ऐसे एक्ट जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं, तो या तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है या हमें किसी स्टेच्यूट से मिली है। तो ऐसी अथॉरिटीज को हम मानेंगे कि वो अदर अथॉरिटीज में आती हैं। तो इधर हम गए थोड़ा लिबरल पे। अब इधर क्या हुआ ना, इस डिसीजन को ओवर रूल कर दिया गया। कौन कर रहा है? मद्रास हाई कोर्ट ने संताबाई के केस में इस डिसीजन को मना कर दिया कि हम तो नहीं मानेंगे, ये गलत है। पर सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस फिर से आया। अब ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले केस में जो टेस्ट दिया था, मतलब ऐसी अथॉरिटीज जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हो या फिर हमें ऐसी अथॉरिटीज जो कि हमें किसी स्टेच्यूट से मिली हो, हम उसे मानेंगे कि वो आती हैं अदर अथॉरिटीज में। तो इन्होंने उसी इंटरप्रिटेशन को यूज करा और सुखदेव के केस में कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो ओएनजीसी है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी है, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ये आएंगे आर्टिकल 12 के अंदर। और इधर से आता है स्टेट का डेफिनेशन कि हाँ ये आएंगी। अभी तीनों स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन और स्टेच्यूट से आए हैं। अब यहाँ पे मामला नहीं रुका, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए मामले को समझने के लिए। अब आया है ज्यादा ब्रॉड एंड ज्यादा लिबरल इंटरप्रिटेशन। देखिए, संविधान में हमेशा हम कोशिश करते हैं कि लोगों की हम कितनी ज्यादा मदद कर सकें, क्योंकि प्रियम्बल लोगों ने लोगों को दिया है संविधान, ऐसा हमारे प्रियम्बल में लिखा है। The people give themselves, ourselves, we give ourselves the Constitution of India. So इधर इंटरप्रिटेशन हमेशा जुडिशरी का ऐसा होता है जो ज्यादा लिबरल से लिबरल अप्रोच हो। अब इधर और लिबरल अप्रोच आई, यहाँ पे आकर आज हमारा लॉ सेटल्ड है, बट फिर भी इसे समझते हैं। अब क्या हुआ ना कि ये नेसेसरी था कि हम वाइडर करें स्कोप, इस एक्सप्रेशन को, अदर अथॉरिटीज को हम सिर्फ स्टेच्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई अथॉरिटीज से नहीं समझ सकते, हमें इसे और बढ़ाना था। तो हमने इसमें यह कहा कि हमें इसमें जो एजेंसीज हैं, स्टेट की जो एजेंसीज होती हैं या इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट होते हैं, वो भी इसके अंदर आए, हमें इसे भी इंक्लूड करना था। तो एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट केस आता है जो कि है आर.डी. शेट्टी, राम दयाराम शेट्टी वर्सेस द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 1979 का केस है और इसके अंदर कोर्ट देता है 5 ऐसे पॉइंट्स जो कि टेस्ट के तौर पे काम आते हैं, टेस्ट टू डिटरमाइन कि जो बॉडी है या वो एजेंसी है या इंस्ट्रूमेंटेलिटी है स्टेट की या नहीं है, मतलब वो अदर अथॉरिटीज के अंदर आएगी या नहीं आएगी।
तो अब आराम से देखते हैं ये 5 पॉइंट्स को। सबसे पहला कि जो स्टेट, जो बॉडी की हम बात कर रहे हैं, उसको फाइनेंशियल सोर्स जो हो ना, मतलब जो पैसा उसे मिल रहा हो वो प्राइमरी उसे स्टेट की तरफ से मिल रहा हो, मतलब जो एंटायर शेयर कैपिटल है वो गवर्नमेंट होल्ड करती हो उस एजेंसी का। दूसरा पॉइंट, अगर उस पर कंट्रोल बहुत ज्यादा है स्टेट का, मतलब उस पर एक्सटेंसिव डीप कंट्रोल होना चाहिए स्टेट का। जो फंक्शनल कैरेक्टर है ना उस बॉडी का, उस थर्ड पॉइंट में आता है कि जो फंक्शनल कैरेक्टर है वो गवर्नमेंटल होना चाहिए, मतलब सरकारी कामकाज का उसका नेचर होना चाहिए, उसका एसेंस गवर्नमेंटल होना चाहिए। जैसे कि जो फंक्शंस है कॉर्पोरेशन के वो पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए हो, मतलब लोगों के लिए हो, और वो काफी क्लोजली रिलेटेड हो गवर्नमेंट से। फोर्थ आता है कि जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का वो ट्रांसफर किया गया हो कॉर्पोरेशन में। एंड फिफ्थ आता है कि जो कॉर्पोरेशन है क्या वो मोनोपोली एंजॉय करता है, क्या उसके पास मोनोपोली स्टेटस है जो कि स्टेट प्रोटेक्टेड हो, स्टेट कन्फर्ड हो। तो ये 5 पॉइंट्स से हम पता लगाते हैं कि आखिर क्या वो एजेंसी जो है या इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट है, क्या वो अदर अथॉरिटीज में आएगी, क्या हम उसे एजेंसी ये मानेंगे ऐसी बॉडी को, तो क्या वो स्टेट के अंदर आएगी। तो ये 5 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। फिर ऐसे चल के आगे काफी केसेस होते गए, तो यहाँ पे काफी ऐसे केस हो जिसपे माना गया कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है वो भी आएगा विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 12। अब इधर हम देखें अगर, तो ये जो कहानी है ना ये बढ़कर एक सवाल तक पहुंचती है कि आखिर जुडिशरी क्या स्टेट आएगी। आपको क्या लगता है, क्या आप मानते हैं जुडिशरी स्टेट में आएगी? पर इसके पहले हम हमारा फोर्थ पॉइंट और देख लेते हैं, वो पॉइंट जिसमें हमने बात की थी कि आखिर जो फोर्थ पॉइंट में जो आर्टिकल 12 बोल रहा है कि ऑल अदर अथॉरिटीज विच आर इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या आएगा, हमने अब तक जितनी चीजों को समझा कि अदर अथॉरिटीज में हमें इंक्लूड करना है वो थी जो कि विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया है, पर अब हम बात करेंगे विद इन द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसका मतलब इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि हमें वो अथॉरिटीज को इंक्लूड करना है, वो बॉडीज को इंक्लूड करना है जो इंडिया में नहीं है, मतलब इंडिया की टेरिटरी में नहीं है, इंडिया के बाहर है, लेकिन उसका गवर्नमेंट उसका कंट्रोल करती है, तो ऐसे भी स्टेट में आएंगी, वो उसका मतलब है। अब देखते हैं कि आखिर जुडिशरी स्टेट है या नहीं है। तो इसे समझने के लिए सिर्फ एक केस को जानेंगे जो कि AR अंतुलाय वर्सेस RS नायक का केस है। काफी इंपॉर्टेंट केस है और कोर्ट कहता है, इसके पहले एक केस में कोर्ट ने कहा था कि देखिए ऐसा है कि अगर आप इसको स्टेट मानोगे ना तो फिर तो रिट पिटीशन जाएगी, लेकिन कोई हाई कोर्ट अपने कॉम्पिटेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट का भी ऐसा कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ कि वो ऑर्डर फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर रहा है ऐसा तो हो नहीं सकता, और इसके खिलाफ रिट भी नहीं डाल सकता। पर AR अंतुलाय के केस में कोर्ट कहती है, सुप्रीम कोर्ट की 7 जज बेंच बोलती है कि नहीं, जुडिशरी स्टेट है, क्योंकि जुडिशरी ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकती है जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहा हो, और इसलिए वो स्टेट के परव्यू में आएगी। यहाँ पे समाप्त होती है हमारी कहानी कि आखिर स्टेट में क्या है। तो आज के टाइम पे हमारे पास 6 पॉइंट्स है जो कि ये बात करते हैं, टेस्ट लेट करते हैं कि आखिर स्टेट क्या होगी क्या नहीं होगी। कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी कभी स्टेट नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमारे इन पॉइंट्स पे वो ले डाउन नहीं करती। जो 5 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं या 6 पॉइंट्स हम याद कर रहे हैं, अजय हासिया का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था इसमें। तो ऐसे केसेस को पढ़ते रहिए और जानिए कि आखिर क्या स्टेट में होगा या नहीं होगा। आई होप आपको ये समझ आया हो। एक बार फिर से ये वीडियो देखिएगा अगर आपको कोई भी पॉइंट मिसिंग लगा हो, एंड इसे जरूर पढ़िएगा। थैंक यू।